आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जो ड्रग्स, भ्रष्टाचार और जबरदस्त हिंसा पर बना था। और इसकी कहानी शुरू होती है इसके राजा के अंत से। एक आदमी की मौत। और उस एक मौत ने पूरे देश को जैसे हिंसा की आग में झोंक दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए समझते हैं कि कैसे एक आदमी की मौत ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। तारीख थी 22 फरवरी 2026, एक रविवार की सुबह। जगह थी मेक्सिको का एक शांत पहाड़ी टूरिस्ट टाउन टपाल्पा, और यहीं कहीं बाहर दुनिया का सबसे वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मेंचो छिपा हुआ था। ये वो आदमी था जिसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी लगभग 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये आदमी एक भूत की तरह था, इतना रहस्यमय कि दुनिया के पास उसकी बस कुछ पुरानी तस्वीरें ही थीं, वो भी 80 और 90 के दशक की। आज वो कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता था। तो 22 फरवरी की सुबह हुआ ये कि मैक्सिकन सेना ने उस पूरे कंपाउंड को घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी शुरू हुई और एल मेंचो किसी तरह पास के जंगल में भाग निकला। सेना ने उसका पीछा किया। एक और मुठभेड़ हुई और इस बार वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पकड़ तो लिया गया, लेकिन मेक्सिको सिटी ले जाते जाते रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये आदमी था कौन? कैसे एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बन गया? देखिए, एल मेंचो का असली नाम था नेमेसियो ओसिगुएरा सर्वेंट्स। वो 1966 में मेक्सिको के एक बहुत ही गरीब इलाके में पैदा हुआ था। हालात इतने खराब थे कि परिवार का हाथ बटाने के लिए उसे 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। 80 के दशक में वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा, लेकिन वहां एक बेहतर जिंदगी की जगह वो अपराध की दुनिया में उलझ गया। और फिर 1992 में उसे हेरोइन बेचते हुए पकड़ लिया गया और जेल हो गई। 1997 में सजा पूरी करने के बाद उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। यहां तक तो कहानी एक आम अपराधी की लगती है ना? लेकिन यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेक्सिको वापस आकर वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हां, आपने सही सुना, एक सजायाफ्ता ड्रग डीलर पुलिस में भर्ती हो गया। उसने सिस्टम को अंदर से देखा, भ्रष्टाचार के तौर तरीके सीखे, और यही ज्ञान बाद में उसका सबसे बड़ा हथियार बना। और इसके बाद उसने बनाया अपना खुद का कार्टेल दे खालिस्को नुएवा जेनरेशन, जिसे हम सब CJNG के नाम से जानते हैं। और देखते ही देखते उसने इसे एक साधारण गिरोह से एक खूंखार साम्राज्य में बदल दिया। वो इतने बेखौफ थे कि 2015 में उनके कार्टेल ने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। एक फेडरल इन्वेस्टिगेटर ने तो यहां तक कहा कि पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी ने भी सरकार को इस तरह सीधे सीधे चैलेंज नहीं किया था। तो सवाल यह है कि CJNG इतना ताकतवर बना कैसे? इसका जवाब है उनका बिजनेस मॉडल। उन्होंने कोकीन जैसे पारंपरिक ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए उन्हें कोलंबिया के सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। इसकी जगह उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिंथेटिक ड्रग्स यानी मेथ और फेंटानिल पर लगाया, जिन्हें वो चीन से केमिकल मंगाकर खुद बना सकते थे। और ये आंकड़े देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक फेंटानिल की गोली बनाने का खर्च सिर्फ 10 सेंट, और सड़क पर यह बिकती है $10 से $30 में। सोचिए, ये 30,000% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। यही वजह थी कि CJNG की दौलत $20 बिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान था। लेकिन इस बेहिसाब मुनाफे की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी, इंसानी जानों की कीमत। साल 2023 में अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड से करीब 73,000 मौतें हुईं, और उनमें से 70% मौतों के लिए अकेला फेंटानिल जिम्मेदार था। अब सवाल यह भी उठता है कि मेक्सिको में ये कार्टेल इतने ज्यादा शक्तिशाली हो कैसे गए कि वो सरकार को सीधी टक्कर देने लगे? इसकी जड़ें ना दशकों पुराने भ्रष्टाचार में है। एक कहावत चलती है वहां, प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब या तो रिश्वत की चांदी ले लो या फिर बंदूक की सीसा यानी गोली खाओ। दशकों तक एक ही पार्टी के राज में सरकार ने कार्टेल को खत्म करने के बजाय उनसे डील कर ली, जिससे भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन गया। बाद की सरकारों ने दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां अपनाई और दोनों ही फेल हो गईं। 2006 में वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुआ, जिसमें सेना को उतारा गया। इससे बड़े बड़े किंगपिन तो पकड़े गए, लेकिन उनकी जगह दर्जनों छोटे छोटे और ज्यादा खूंखार गैंग्स पैदा हो गए। फिर 2018 में हग्स नॉट बुलेट्स की पॉलिसी आई, जिसका मकसद गरीबी से लड़ना था, लेकिन वो भी हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। लेकिन इस पूरी कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है अमेरिका का अपना रोल। जिसे अक्सर ड्रग्स का सबसे बड़ा शिकार माना जाता है, वो अनजाने में इस संकट को खड़ा करने वालों में से एक रहा है।
जरा इन गलतियों की पूरी चेन को देखिए। 80 के दशक में CIA ने उन विद्रोहियों का साथ दिया जो ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 1994 में नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट ने अनजाने में ड्रग्स के लिए एक हाईवे खोल दिया। हर साल लगभग 2 लाख अमेरिकी बंदूकें स्मगल होकर मेक्सिको पहुंचती हैं। और सबसे हैरान करने वाला मामला था ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसमें अमेरिकी एजेंसीज ने खुद 2000 से ज्यादा बंदूकें कार्टेल्स के हाथों में जाने दी, ये सोचकर कि वो उन्हें ट्रैक कर लेंगे, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गए। तो चलिए वापस आज के दिन पर आते हैं। एल मेंचो की मौत के ठीक बाद क्या एक किंगपिन के मरने से जंग खत्म हो गई? नहीं, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक जंग शुरू हो गई। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर फैली, सीजेएनएनजी ने पूरे मेक्सिको में जैसे आतंक का राज कायम कर दिया। उन्होंने 20 राज्यों में एक साथ हमले किए, गाड़ियां जलाईं और मारे गए हर सैनिक के लिए इनाम तक रख दिया। एल मेंचो का अपना परिवार जेल में है, इसलिए अब उसके बचे हुए कमांडरों के बीच गद्दी के लिए एक खूनी लड़ाई छिड़ने की पूरी आशंका है। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इन सब के बीच 2026 का फीफा वर्ल्ड कप भी इसी अशांत इलाके में होने वाला है। तो आखिर में एक किंगपिन तो मार दिया गया, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक राजा तो मर गया, पर क्या उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है जिसने उसे पैदा किया? जब तक अमेरिका में ड्रग्स की मांग रहेगी, मेक्सिको में सप्लाई भी रहेगी। जब तक बंदूकें सीमा पार करती रहेंगी और भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमाए रखेगा, तब तक शायद ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा।